So welcome back guys to C Anjali Jain classes, your buddy to make the audit easy. So here we go. In the last lecture on the demand of my students, they were asking about the meaning of internal control and we were left in that particular PDF for nature and extent of understanding of relevant controls. What we are going to study today is nature and extent of the अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। अब हेडिंग समझते हैं, सबसे पहले कंटेंट को बाद में देखेंगे, ठीक है। इसने बोला एक तो नेचर समझना है, फिर उसके बाद एक्सटेंट समझना है ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। रेलिवेंट कंट्रोल्स को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, किस हद तक हमें अंडरस्टैंड करना है रेलिवेंट कंट्रोल्स को। अब आप बोलोगे मैम ट्रांसलेशन तो आ गई समझ, बट इसमें ना मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है रेलिवेंट कंट्रोल्स। देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ कंट्रोल्स? रेलिवेंट कंट्रोल्स, कंट्रोल में हर चीज आ जाएगी, हर स्टेप आ जाएगा, हर तरीके की एक्टिविटी आ जाएगी। आई एम सेइंग एक्टिविटी, नॉट द ट्रांजेक्शन, राइट। ट्रांजेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू आर वेरी वेल अवेयर फ्रॉम द क्लास 11th की ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं, हम फाइनेंशियल इवेंट को बोलते हैं, राइट। एंड एक्टिविटी कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो रेलिवेंट कंट्रोल्स क्या होगी, बात ये है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक, we need to have the understanding of what the relevant controls क्या होते हैं, right? तो इसके लिए I have some practical examples for you to make you clear the thing. Let's have a tour of our write up, right? तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेलिवेंट कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारे लिए दो एग्जांपल लेके आई हूँ। फर्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्स एंड डेटर एंड देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ इन्वेंटरी, राइट। तो अब सबको पता है कि जो सेल्स है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आता है, एंड जो डेटर्स है वो कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, राइट। तो अब वैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल्स तो काफी सारे दिए थे इंटरनल कंट्रोल्स को लेके, बट वहां पे हमने ये डिस्कस नहीं किया था व्हाट विल बी द रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स एंड व्हाट विल नॉट बी द रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स। अब रेलिवेंट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, वी आर सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल्स जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट्स एंड फिगर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, दैट विल बी रेलिवेंट कंट्रोल फॉर मी। मैंने क्या बोला? ऐसे कंट्रोल्स, द कंट्रोल्स विच हैव direct impact on my financial statement amounts, those will be relevant internal control to me। ऐसे कंट्रोल्स जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगे, वो इंटरनल कंट्रोल्स विल बी रेलिवेंट फॉर द ऑडिटर, राइट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले इंटरनल कंट्रोल क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट। अब आई हैव सम लिस्ट ऑफ एग्जांपल over the sales and data for the internal control. You need to identify what will be the relevant control or not for my financial statement for my audit, right। तो सबसे पहले अपने पास है सेल्स इनवॉइस जनरेटेड ओनली आफ्टर डिस्पैच नोट अप्रूव। सेल्स इनवॉइस तभी ही जनरेट किया जाएगा जब डिस्पैच नोट क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। डिस्पैच नोट क्या होता है कि हाँ, अब मेरे को ऑर्डर मिल गया है कि मैं अपने स्टोर से इन्वेंट्री को क्या कर सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ। तो unless until I have the dispatch note, I will not be able to generate the invoice। and invoice generate करना क्यों जरूरी है? जब तक मेरे पास invoice नहीं होगा, I can't book sales in my profit and loss। मैं profit and loss में sales को book नहीं कर पाऊंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि it is directly impacting my profit and loss item of sales, राइट। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, रेलिवेंट कंट्रोल। दिस विल बी अ रेलिवेंट कंट्रोल टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। देन उसके बाद है क्रेडिट सेल्स अलाउड। क्रेडिट सेल्स को अलाउ किया जाएगा ओनली अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का ही क्रेडिट सेल हम कर सकते हैं किसी डेटर को, और वो भी कैसा होना चाहिए, जिसकी की गुड पेमेंट हिस्ट्री होगी। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल है, ये भी क्या होगा मेरे लिए,
रेलिवेंट होगा। क्यों होगा? अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल करनी चाहिए, लाइक 5 लाख से ज्यादा मैंने क्रेडिट सेल करना है, तो 10 लाख भी दिखा दूंगी। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर सकती हूँ। अगर मैंने क्रेडिट सेल पे कैप नहीं लगाई, लिमिट नहीं लगाई, तो आई विल बी हैविंग द पावर टू इन्फ्लेट माई सेल्स, राइट, एंड अकॉर्डिंगली डेटर्स को भी। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेलिवेंट फाइनेंशियल, रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद वी हैव थर्ड पॉइंट, पीरियोडिक रिकंसिलिएशन ऑफ डेटर बैलेंस। अब डेटर बैलेंस की मुझे क्या करना है, पीरियोडिक रिकंसिलिएशन किससे, क्रेडिट सेल से एंड इन्वेंट्री डिस्पैच्ड फ्रॉम द स्टोर। जितना मेरा इन्वेंट्री डिस्पैच हुआ होगा और मुझे कैश नहीं मिला होगा, ये बैंक मेरा जो है डेबिट नहीं हुआ होगा, ठीक है, और सेल्स मेरी क्रेडिट है, तो वहां पे मुझे डेटर बैलेंस को क्या करना होगा, रिकंसाइल करना होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर। डेटर से कंफर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो किसका पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ऑडिटर का। मैं किसकी पॉइंट व्यू से बात कर रही हूँ, मैनेजमेंट की पॉइंट व्यू से, कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हम डेटर को मंथली रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल। देन उसके बाद सीक्वेंशियल नंबरिंग ऑफ द सेल्स इनवॉइस। सीक्वेंशियल नंबरिंग करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि हमें एस्टिमेशन रहे इस बात का कि इस बार मैंने कितना सेल्स जनरेट किया, ठीक है, एंड कोई सेल्स मिसिंग तो नहीं रह गई रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या कोई सेल मैंने डबल बार तो 2 बार तो नहीं कर दी रिकॉर्ड। अगर ईआरपी सिस्टम में क्या होता है, अगर मैं कोई सेल रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो सबसे पहले मुझसे इनवॉइस नंबर मांगता है। इनवॉइस नंबर जैसे ही मैं डालूंगी, और अगर वो डुप्लीकेट हुआ, तो सिस्टम मुझे एक पॉपअप विंडो ओपन करके दे देगा, जिसमें वो बोलेगा द इनवॉइस नंबर इज डुप्लीकेट, इज दिस गोइंग टू सेम वेंडर, इट इज इट अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने लिखा यस, तो वो जनरेट करने देगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने ऐसे वन टाइम गुड्स बेचे, तो वो आपको सेल्स को रिकॉर्ड करने नहीं देगा डुप्लीकेट नंबर ऑफ इनवॉइस पे। तो ये भी क्या हो गया मेरे लिए, रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टली क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा मेरे अमाउंट को। देन ट्रेनिंग सेल्स स्टाफ और कम्युनिकेशन स्किल्स। सेल्स स्टाफ को कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेन किया गया है, क्या इट विल बी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरे किसी स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी आती है, या कोई लोकल लैंग्वेज बोलनी आती है, और वो कन्विंस कर सकता है लोगों को प्रोडक्ट बाय करने के लिए, विल इट डायरेक्टली इम्पैक्ट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब तक वो कन्विंस नहीं करेगा, जब तक इनवॉइस जनरेट नहीं हो जाएगा, डिस्पैच नहीं हो जाएगा गुड्स, तब तक क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग? नो। सो ये जो अपने पास इंटरनल कंट्रोल है, इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट इम्पैक्टिंग माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल है, इट विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर मी, राइट। तो ये क्या था, एग्जाम्पल था। देन उसके बाद टारगेट बेस्ड इंसेंटिव टू सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब मेरी इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी में लिखा है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो ही मुझे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा या कोई इंसेंटिव मिलेगा, पेड लीव्स मिलेगी, राइट। तो क्या ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा? नो। देन उसके बाद सेल्स टीम अटेंडेंस मॉनिटरिंग। अब सेल्स को करना है मुझे प्रोडक्ट जो है बेचने हैं, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ रामू शामू धामू वट एवर, जितने भी स्टाफ है वो प्रेजेंट है सेल्स के लिए या नहीं है, क्या ये इम्पेक्ट करेगा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? नहीं। तो ये क्या है अपना इंटरनल कंट्रोल, नॉट रेलिवेंट टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ऑडिटर के लिए भी यहाँ पे कौन से इंटरनल कंट्रोल जो है रेलिवेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नहीं होगा, सिक्स्थ नहीं होगा, एंड सेवेंथ भी नहीं होगा। वाई? Because they are not directly impacting my financial statement. Therefore, it will not be the relevant internal controls for me. Relevant internal controls will be those which will be impacting my financial statement.
देन वी हैव अनदर एग्जांपल, एंड आई थिंक अब इतना अंडरस्टैंडिंग तो आपको सेल्स एंड डेटर के एग्जांपल से आ गई होगी कि आप इन्वेंट्री वाले को तो समझ ही लोगे, राइट? बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। अब इन्वेंट्री भी अपना बैलेंस शीट का आइटम है विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आई नो टी फॉर्मेट नहीं बनता है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, स्केड्यूल 3 डिवीजन 1 एंड 2 के हिसाब से बनता है, तो कोई भी कमेंट में ये ना लिखे कि मैम आप आउटडेटेड बैलेंस शीट पढ़ा रहे हो, राइट? इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इट्स द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, नॉट योर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें क्या बोला है इन्वेंट्री के बारे में। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो पीरियोडिक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेगी। क्या ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा? हाँ, करेगा। अगर कोई जो इन्वेंट्री है वो लॉस हो गई, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या फिर कोई इन्वेंट्री है उसकी लीकेज हो गई, या कोई इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो गई, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बैलेंस शीट में जाके क्लोजिंग स्टॉक को राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट? राइट ऑफ मतलब कि एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, उसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये क्या है? पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टॉक वेरिफिकेशन, सो इट विल बी रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल टू मी। देन उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग। ये एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मेकर एंड चेकर का, कि जिसमें कि जो मेरा सारी अथॉरिटी एंड पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्डिंग दोनों की पावर एक ही इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी अ हायर चांस फॉर द रिस्क। कस्टडी जिसके पास है इन्वेंट्री की, उसके पास रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ही विल नॉट बी अकाउंटेबल टू रिकॉर्ड दोज इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक इंसान इन्वेंट्री का ध्यान रखे और उसका जो डेटा है वो दूसरा इंसान क्या करे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे। सॉरी। तो ये क्या था अपना, ये भी रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे फ्रॉड को कम करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। देन उसके बाद है वेयर हाउस क्लीनलीनेस पॉलिसी। अब मैनेजमेंट ने बोला है कि जो इन्वेंट्री है वो क्लीन स्पेस पे रखनी होनी चाहिए, तो क्या ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा? नो। तो इट विल नॉट बी अ रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल। देन उसके बाद सीसीटीवी फॉर थेफ्ट प्रिवेंशन। व्हेन जो ये अपना थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए कैमरास लगवाया है, क्या वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे? नो। देन उसके बाद है सेफ्टी ड्रिल्स फॉर स्टोर स्टाफ। भगवान न करे कभी इन्वेंट्री में आग लग गई, तो स्टाफ इन्वेंट्री बचाए या खुद को बचाए? जितना हो सके पहले खुद को ही बचाए, ठीक है? तो सेफ्टी ड्रिल्स यहाँ पे कराई जाए। कोई हैजार्डियस केमिकल वाला इन्वेंट्री को संभालना है तो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ड्रिल्स दी जा रही है कि अगर वो लीक हो जाता है तो व्हाट यू नीड टू डू। तो whether they will affect my financial statement directly, again no. So it, now we are entering into our main topic of the day, that is nature and extent of understanding relevant controls. अब हमने ये तो समझ लिया कि what are the relevant controls. Now we are going to understand what are the design of controls and then its implementation and the risk assessment procedure to test those relevant controls. सबसे पहले I will like to give you the overview for design of control and then implementation, and then we will understand them with the help of examples, right? सबसे पहले डिजाइन ऑफ कंट्रोल। डिजाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, इट्स whether the controls are capable। जो मैंने पॉलिसीज बनाई है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल किया है, वो कैपेबल है क्या? किस चीज का लिए? किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर कोई मिसस्टेटमेंट होती है मटेरियल, तो क्या उसको वो प्रिवेंट कर सकता है होने से? अगर हो चुकी है तो क्या उसको डिटेक्ट कर सकता है?
डिटेक्ट करने के बाद वेदर इट इज दैट कैपेबल कि वो उसको करेक्ट भी कर दे, इट विल बी डिजाइन ऑफ कंट्रोल। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। अब तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बना दिया बट कोई फॉलो करता है क्या? तो वही चीज है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स तो बना दिए, अब सेकेंड स्टेप है उसको बनाने के बाद वेदर दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इनटू द एंटिटी, इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब डज द कंट्रोल एग्जिस्ट एंड इज बीइंग अप्लाइड, क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। देन इट विल बी categorized as implementation of control. First step will be to design the control. Second step will be to implement those designed controls. ठीक है, सबसे पहले रूल बनाएंगे फिर रूल को फॉलो करवाएंगे। रूल बनाना वो द डिजाइन ऑफ कंट्रोल, रूल को फॉलो करवाना वो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम ये बात करने वाले हैं कि whether the control that has been designed are sufficient, whether they are weak, whether they are strong, whether they are right, whether they are wrong, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो केस वन इज, अब कोई भी मुझे सेल्स करनी है तो मेरी जो एंटिटी है, मेरा जो क्लाइंट है, उसकी जो पॉलिसी है वो क्या है कि कोई भी सेल्स स्टाफ रहेगा, कोई भी स्टाफ मेंबर होगा सेल्स का, तो ही विल नॉट बी अलाउड टू गिव द डिस्काउंट मोर देन 15%। कोई भी सेल्स स्टाफ 15% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता है। अगर इन केस he need to give discount above than 15%, then he will need to have the approval from finance manager। अगर उसको 15% से ज्यादा डिस्काउंट देना है तो सेल्स स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी फाइनेंस मैनेजर की। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल है वो किस लिए बनाया गया है, टू प्रिवेंट दी अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू की अंडर स्टेटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा है ऐसा, आई कांट नेम द क्लाइंट कि किस क्लाइंट के अंदर देखा था, बट ऐसा था कि मान लो 100 रुपए का आपने सामान बेचा है तो आप 100 के 100 रुपए डिस्काउंट में दिखा रहे हो। और वो क्या स्ट्रैटेजी थी वहां पे उस स्टाफ की कि जितना वो सामान बेच रहा है, कस्टमर से तो पैसे ले लिए, दो इनवॉइसेस बना रहा है, एक इनवॉइस जिसमें कि वो 10% का डिस्काउंट दिखा के 90 को ड्यू कर रहा है डेटर्स में, और एक इनवॉइस ऐसा बना रहा है जिसमें कि वो क्या कर रहा है कि 100 रुपए का सामान बेच रहा है और 100 का ही डिस्काउंट दे रहा है। दो इनवॉइस चल रहे हैं उसके। ठीक है, एक इनवॉइस वो कंपनी में दे रहा है और एक इनवॉइस वो किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, और बाकी जो बचे पैसे हैं वो अपनी जेब में डाल रहा है। तो ऐसा कुछ था। तो इससे क्या हो रहा है, रिवेन्यू क्या हो रहा है, अंडरस्टेट हो रहा है, या फिर फेक रिवेन्यू आ रहा है, या फिर कैश लीकेज हो रहा है। कैश लीकेज ही हुआ ना, पैसे तो एंटिटी में आए नहीं। अगर कस्टमर ने मेरे को हैंड टू हैंड पैसे दिए थे तो मैंने तो उसको डिस्काउंट दिखा के क्या कर दिया, नील कर दिया। सेल्स मेरी क्रेडिट थी, डिस्काउंट डेबिट हो गया, बचा क्या, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या बनाया हमने, पॉलिसी बनाई, 15% से ज्यादा का डिस्काउंट अगर देना है तो आपको फाइनेंस मैनेजर की अप्रूवल लगेगी। इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, बाय बिकॉज इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट माई रिकॉर्डिंग ऑफ द रिवेन्यू। ठीक है, और जो अप्रूवल है वो कौन दे सकता है, अथोराइज्ड पर्सन दे सकता है, फाइनेंस मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद केस टू कोई भी सेल्स स्टाफ है कितना भी डिस्काउंट दे सकता है। तो ये केस तो ये एक्सप्लेनेशन तो आई थिंक मैं केस वन को समझाते हुए दे चुकी हूँ विद योर प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो कि मैंने खुद भी देखा है। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव केस थ्री अगेन जो इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग है उसको समझाते हुए मैंने तुम्हें सारा बताया है, बट स्टिल मेरे को बताना है दोबारा से, टू मेक यू
क्लियर द कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है। अच्छा ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, वो वॉक थ्रू वाला था। वॉक थ्रू वाले में मैंने बताया हुआ है मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल का। तो केस 3 में क्या लिखा है, परचेज कंट्रोल के बारे में बताया है। परचेज कंट्रोल का बोला है कि मंथली जो परचेज होगा रॉ मटेरियल की, वो 50 लाख से ज़्यादा हमारी एंटिटी नहीं कर सकती है। ये कंट्रोल था। प्लस इसके अलावा कुछ था ही नहीं। उन्होंने ना तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किस चीज़ की? वेंडर सिलेक्शन का जो इंसान है वो क्या होना चाहिए मेरे पास, अलग होना चाहिए। परचेज ऑर्डर अप्रूवल अलग इंसान करना चाहिए। और गुड रिसीट जो है वो अलग इंसान को देखना चाहिए। जो गुड रिसीट नोट है वो अलग इंसान करेगा जनरेट। मतलब वेंडर सिलेक्शन कोई और करेगा, परचेज ऑर्डर कोई और जनरेट करेगा, एंड GRN कोई और जनरेट करेगा। क्यों ऐसा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वेंडर से आप साइड एग्रीमेंट कर लो। साइड एग्रीमेंट क्या, कि ऐसा करना, कंपनी के नाम पे तो आप 500 रुपये का बिल बनाना, बट एक्चुअल में जो गुड्स है वो वेंडर के पास कितने का था, 300 रुपये का था। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 200 रुपये से इन्फ्लेट किया। तो साइड एग्रीमेंट में ये लिखा था कि जितना भी इन्फ्लेशन होगा ना, इन्फ्लेट किया है प्राइस को, उसका 50-50% कौन रखेगा, से परचेज मैनेजर रख लेगा और सप्लायर रख लेगा। और इससे क्या हुआ, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लीक हो गया। लीकेज हो रही है ना 200 रुपये से। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगानी पड़ेगी। अगर एक ही इंसान वेंडर को सेलेक्ट करेगा, वेंडर को सेलेक्ट वो कर रहा है, परचेज ऑर्डर भी वही बना रहा है, अप्रूव कर रहा है, और गुड्स रिसीट भी वो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डमी परचेज के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँगी, वीक इंटरनल कंट्रोल। क्या बोलूँगी मैं इसको, वीक इंटरनल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो है ही नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब एक ही इंसान को सारी अथॉरिटी नहीं देनी है पूरी ट्रांजैक्शन की। इस ट्रांजैक्शन में एस्पेक्ट्स क्या क्या थे? पहला एस्पेक्ट था कि हमें वेंडर सिलेक्शन करना है। सेकंड एस्पेक्ट, वेंडर सेलेक्ट कर लिया तो पीओ कोई और जनरेट करेगा। थर्ड एस्पेक्ट, गुड्स को रिसीव कोई और करेगा। जो रिसीव करेगा वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो फोर्थ एस्पेक्ट हो जाएगा कस्टडी और रिकॉर्डिंग का, अगेन वही बात। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स क्या रहेंगे मेरे, वीक रहेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा डिजाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, वीक। और सेकंड केस में भी वीक आईसी है, प्रॉपर नहीं है डिजाइन। क्यों? क्योंकि कोई भी सेल्स स्टाफ कितना भी डिस्काउंट दे सकता है, नहीं। फर्स्ट केस क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग आईसी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फाइनेंस मैनेजर की अप्रूवल चाहिए टू गिव द डिस्काउंट अबव दैट 15%। ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा डिजाइन के बारे में। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, टेस्ट करना है कि डिजाइन ऑफ कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है टू टेस्ट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। आई थिंक जितना मैंने समझाया है पहले उसको पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पार्ट टू टेस्ट द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द बुक। बुक बेसिकली ये ICAI की ही मटेरियल से मैंने स्निपेट्स लिए है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि ICAI की ही बुक ऐसी है कि विच आर अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। हार्ड कॉपी नहीं है तो दे कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी वर्जन ऑफ द बुक, राइट। और ये अपना टॉपिक नंबर 4.10 है, चैप्टर 4 का, सॉरी चैप्टर 3 का। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। Evaluating the design of a control involves considering whether controls individually or in combination with other controls is capable of effectively preventing, detecting, correcting material misstatement। लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको क्या समझाया, यही चीज समझाई ना।
इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था डिजाइन ऑफ कंट्रोल का, इस कंट्रोल कैपेबल, कैपेबल किस चीज का, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इसी चीज को उन्होंने ऑडिट लैंग्वेज में लिख दिया, फैशनेबल लैंग्वेज में लिख दिया कि टेस्ट करने को इन्होंने क्या बोला, इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। इसमें क्या इन्वॉल्व है, वेदर कंट्रोल इंडिविजुअली, अकेला या इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंट्रोल्स, एक साथ मिलके बहुत सारे कंट्रोल्स इज कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इतना आगे समझ, ये किसकी बात थी, डिजाइन ऑफ कंट्रोल की। देन वी हैव then we have implementation of control। ठीक है, implementation of control means that the control exists and that the entity is using it। implementation का मतलब control exist करता है, और exist करता है तो entity भी उसको क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है, यूज कर रही है। there is little point in assessing the implementation of control that is not effective, and so the design of control is considered first। यानी कि कभी भी मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये देखना कि जो कंट्रोल्स है उसको डिजाइन किया भी है या नहीं। अगर कंट्रोल डिजाइन ही नहीं किया गया है तो इंप्लीमेंट क्या होंगे, राइट। अगर डिजाइन ऑफ कंट्रोल इन प्लेस है तो तब जाके मैं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं ये टेस्ट कर पाऊंगी ना। तो माय फर्स्ट स्टेप विल बी एज एन ऑडिटर टू चेक वेदर देयर इज डिजाइन ऑफ कंट्रोल, एंड इफ यस देन we need to check the implementation of relevant controls as well। Then we have an improperly designed control may represent a significant deficiency in internal control। जैसे कि मैंने परचेज का एग्जांपल दिया था कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है वेंडर सिलेक्शन में, पीओ अप्रूव करने में एंड जीआरएल जनरेट करने में। तो वो क्या थी, मटेरियल डेफिशिएंसी थी इंटरनल कंट्रोल में। क्यों थी मटेरियल डेफिशिएंसी, क्योंकि इट विल अफेक्ट माय अमाउंट ऑफ परचेज, इट विल हैव द हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसयूज। ठीक है। Then risk assessment procedure to obtain audit evidence about the design and implementation of relevant controls may include। बस हमने ओवरव्यू के हिसाब से इतना ही पढ़ा। देन वी हैव, अब हमें क्या क्या पढ़ना है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है। जैसे कि पहला मेरे पास क्या है, इंक्वायरी है, देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, देन इंस्पेक्शन एंड देन ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन। और ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू, क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसे हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, राइट। एंड अगेन फॉर द एग्जाम्पल्स वी नीड टू कम टू आवर हैंड रिटन नोट्स। आई नो कि मैं पेन टैब यूज नहीं कर रही हूँ, कोई कलरफुल नोट्स नहीं है, बट यू शुड गो विद द क्वालिटी इन द इनिशियल स्टेज। क्वालिटी ही नहीं होगी तो रंग बिरंगी कॉपी का क्या करोगे, राइट। और रंग बिरंगी कॉपी तो तुम भी बना सकते हो, एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर कलरफुल बुक बनाने में मजा आएगा। मैं तो ऐसे ही करती थी। ठीक है, एंड ऐसी बात नहीं है, आई हैव स्कोर्ड 57 इन माई मे 25 अटेम्प्ट ऑफ द ऑडिट। मैं अटेम्प्ट भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मे 25 का एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें बोस लेवल ऑफ ऑडिट पेपर आया था। यू कैन गो टू आईसीआई वेबसाइट एंड डाउनलोड इट एंड देन चेक। ठीक है, एंड सीए इंटर में आई हैव एग्जामिशन हैविंग 64 मार्क्स इन ऑडिट। तो मेरा ऐसा रहता था कि पहले मुझे समझना है एंड देन ओनली आई कैन रट्टाफाई दोज कॉन्सेप्ट। जब तक मुझे समझ नहीं आता था ना तो मैं उस चीज़ को रट नहीं पाती थी। एंड रट्टे का भी ऐसा होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई तो आप उसको 6 महीने तक भी याद रख सकते हो। अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई ना तो उसका रट्टा आप लगाओगे तो 2-3 दिन या फिर एक हफ्ता ऐसे चलेगा, और बार बार आपको उसको रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा कि अच्छा रट्टे के लिए मैंने ये निमोनिक्स बनाई थी, ये पेज था, वो था, ये था। बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना तो कीवर्ड्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट देखो, समझो, फिर उसको बुक से पढ़ो एंड फिर याद करो। तो मतलब रट्टा इतना ज्यादा कहाँ पे चाहिए कि आप सीधा पेज खोलो और रटने लग जाओ चीज को, पहले समझना पड़ेगा ना। अब ऑडिट मतलब ऐसे तो है नहीं कि इंग्लिश वर्ड की हिंदी करनी है, ऐसा तो नहीं है ना। ऑडिट खुद में अलग दुनिया है।
ठीक है। अब जिन बच्चों को ऑडिट में इंटरेस्ट है ना, वो ये सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे। तो कहाँ थे हम? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन टेस्टिंग, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। इसमें सबसे पहले अपने पास है इंक्वायरी। इंक्वायरी का सीधा साधा मतलब है, मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। किससे? एंटिटी के पर्सनल से। मेरे को एंटिटी के पर्सनल से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है हर एक चीज की। जैसे कि कोई ऑडिटर है, वो क्वेश्चन पूछता है अकाउंट्स मैनेजर से कि भाई ये बता, जो क्रेडिट सेल्स है उसको कौन अप्रूव करता है तुम्हारी एंटिटी में, कौन महान आत्मा है जो करता है? तो अकाउंट मैनेजर बोलता है जी फाइनेंस मैनेजर करता है। अब ऑडिटर बोलता है भाई ये तो मेरे को ही पता है फाइनेंस मैनेजर करता है, नाम तो बता दे फाइनेंस मैनेजर का। तो अकाउंट मैनेजर थोड़ा मजा लेने वाला इंसान था, वो बोलता है मिस्टर एक्स। बेचारा ऑडिटर उसके दिल पे चुभ गई। फिर अकाउंट्स मैनेजर बोलता है साहब उधर से निकलो यहाँ पे आओ, उसका नाम मिस्टर एक्स है, सॉरी। तो इंक्वायरी में, चलो ठीक है टॉपिक पे आ जाते हैं। इंक्वायरी में क्या होता है, जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट के इंसान से पूछता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है हर एक चीज को लेके। ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर बोलता है कि अप्रूव फाइनेंस मैनेजर करता है। फाइनेंस मैनेजर में मिस्टर एक्स करता था अप्रूव। बट जब ऑडिटर ने इसी चीज को वेरीफाई करना चाहा, ये सेकंड स्टेप है। मतलब इंक्वायरी में तो हम सिर्फ पूछते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन अलग प्रोसेस अपना। वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंटेशन, ये इंस्पेक्शन वाला पार्ट है। तो एसओपी में क्या पाया कि मिस्टर वाई लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में, जो अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसमैच हो गया, यहाँ पे जो कंट्रोल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है। मतलब स्टेप वन तो सिर्फ यही है कि मेरे को इंक्वायरी में सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, पूछना होता है। सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है। मैं वहां पे कुछ चेक नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करती हूँ, इंफॉर्मेशन गैदर करती हूँ। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इंक्वायरी इज नॉट अ सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर टू मेक दी ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसको ना चेक कर रहे हो ना कुछ, बस आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। वो तो एसओपी में, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या पॉलिसी थी, उसमें किसी और का नाम लिखा है, ये तो जब हम चेक करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, और ये किस में आता है, मेरा इंस्पेक्शन में आता है। तो इंक्वायरी को सिर्फ इतना समझो, इट इज टू आस्क फ्रॉम दी एंटिटीज पर्सनल कि क्या चल रहा है। ठीक है, फोक तो नहीं चल रहा है। उसके बाद है, ये अपना था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का फर्स्ट थिंग, इंक्वायरी। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर क्या कर रहा है, नजरें बिछाए बैठा है, नजरें लगाए बैठा है, हमारी नजर तुम पे है। तो अब जैसे फर्स्ट उसमें रिस्क असेसमेंट में उसने क्या किया था, पूछा था अकाउंट्स मैनेजर से कि कौन अप्रूव करता है, उसने बोला फाइनेंस मैनेजर। तो अब क्या हुआ, ऑडिटर नजर गड़ाए बैठा है फाइनेंस मैनेजर पे। किस लिए? ये देखने के लिए कि वो ठीक से अपना जो काम है कर रहा है कि नहीं। कौन सा काम? क्रेडिट सेल को अप्रूव करने का। कौन सा काम? क्रेडिट सेल्स को अप्रूव करने का। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, वो बस देखेगा। देखेगा एक तक फाइनेंस मैनेजर को कि वो क्रेडिट सेल के इनवॉइस पे स्टैंप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, सिग्नेचर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन। तो इससे क्या पता चलेगा कि वेदर कंट्रोल आर एक्चुअली अप्लाइड और नॉट। और इससे क्या पता चल रहा था, वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट, यानी कि क्रेडिट सेल के लिए कंट्रोल डिजाइन किया गया है कि नहीं किया गया। इंक्वायरी से ये पता चला मुझे। ठीक है। देन वी हैव इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स की क्या करनी है मुझे, इंस्पेक्शन। यहाँ पे आ जाएगा वो, जैसे मुझे ये चेक करना था कि फाइनेंस मैनेजर मिस्टर एक्स है कि मिस्टर वाई है। तो यहाँ से पता चलेगा। मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करूँगी। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की देखूंगी मैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कौन इंसान किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन इंसान किसके ऊपर की लेवल पे पोस्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने सेकंड उसमें क्या देखा था ऑब्जर्वेशन में, कि वो अप्रूव कर चुका है। अप्रूव करने का क्या तरीका है, स्टैंप लगा रहा है, साइन कर रहा है। अब इंस्पेक्शन में इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी कि सेल्स के सैंपल देखूंगी, सेल्स इनवॉइस के सैंपल देखूंगी, कुछ इनवॉइसेस निकाल के देखूंगी कि अच्छा
क्रेडिट सेल्स में यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है, अच्छा 3 लाख 2 लाख से ऊपर है तो मेरे को अप्रूव करना ही करना था। तो कुछ क्रेडिट सेल्स निकाली मैंने 2 लाख से ऊपर वाली इनवॉइसेस देखे और पाया कि उसमें स्टैम्प एंड सिग्नेचर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल की जो हमने कंट्रोल बनाया था कि क्रेडिट सेल्स इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जा रही है तो मुझे फाइनेंस मैनेजर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड फाइनेंस मैनेजर ने स्टैम्प भी कर दिया, तो ये क्या है, इम्प्लीमेंट हो गया कंट्रोल। ठीक है। ये क्या था मेरा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज बेसिकली व्हाट वी आर वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर विद द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच वी गैदर्ड फ्रॉम इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। देन वी हैव ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन। ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, वॉक थ्रू। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू बोलते हैं। एंड जो मैंने मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया था वो क्या था, वॉक थ्रू ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन था। क्या था वो, वॉक थ्रू ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज रिक्विजिशन रेज करना पड़ेगा। परचेज रिक्विजिशन रेज किया, उसको अप्रूव किया किसने, परचेज मैनेजर ने। परचेज मैनेजर ने अप्रूव किया तो पीओ अप्रूव हो गया, सॉरी, परचेज मैनेजर ने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद वेंडर सेलेक्ट किए गए, कोटेशन भेजी गई, कोटेशन भेजने के बाद सेलेक्ट हो गया वेंडर, तो क्या हुआ, कोटेशन के बाद जैसे ही हमने सेलेक्ट कर दिया तो पीओ अप्रूव कर दिया। पीओ अप्रूव जैसे हुआ, सप्लाई से कांटेक्ट किया, वहां से गुड्स आए तो स्टोर मैनेजर ने जीआरएन जनरेट कर दिया। जीआरएन जैसे ही जनरेट हुआ वो किसके पास गया, अपने अकाउंट्स हेड के पास गया। अकाउंट्स हेड के पास क्या हुआ, इनवॉइस रिकॉर्ड हो गया, और इनवॉइस जैसे रिकॉर्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, पेमेंट को रिलीज कर देंगे टू दी सप्लायर। तो ये क्या था, वॉक थ्रू ऑफ द ट्रांजेक्शन था कि परचेज के पीछे कौन कौन से इवेंट्स जुड़े होते हैं और उन इवेंट्स में भी कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है। ये मैं तुम्हें मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो ही कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, P4 के नाम से है वो वीडियो, P4 चैप्टर 3 मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वहां से तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस वॉक थ्रू की। तो ये हमारे क्या थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स थे। अब बुक में तो इसको वन वन लाइनर लिखा हुआ है, तो ऐसे में सेल्फ स्टडी वाला बच्चा कैसे समझेगा। तो ये चीजें मैंने आपको क्या करी, समझा दी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू टेस्ट द डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या आ जाएगा मेरा, इंक्वायरी ऑफ एंटिटीज पर्सनल, जहाँ पे मैंने आपको सेल्स स्टाफ का एग्जांपल दिया कि सेल्स अकाउंट्स मैनेजर से पूछा कि क्रेडिट सेल्स को कौन अप्रूव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, अप्रूवल वाला जो चीज़ है मैंने पूछा था और उसी को मैंने क्या किया, फाइनेंस मैनेजर के कैबिन में जाके ऑब्जर्व किया। देन उसके बाद इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये भी क्या है मेरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। ये क्या है, अगेन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है टू टेस्ट द डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल। देन उसके बाद ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ट्रांजेक्शन को क्या करना, मुझे ट्रेस करना है, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया परचेज का, इसमें हम लोन का भी ले सकते हैं। लोन में क्या होगा, मेरी इंटरनल ईमेल चलेगी जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे होंगे कि कंपनी में कैश क्रंच आ गया है, हमें थोड़ा सा लोन चाहिए रहेगा, तो बोर्ड मिनट पड़ी होगी मैंने। बोर्ड मिनट के बाद अब रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। रेजोल्यूशन पास होने के बाद क्या हुआ होगा, बैंक पर्सनल से कम्युनिकेशन किया होगा, कोरेस्पोंडेंस चेक करेंगे हम, मीटिंग शेड्यूल हुई होगी वो देखेंगे। देन उसके बाद कुछ बैंक हमने शॉर्ट लिस्ट किए होंगे कि हाँ ये सही रेट पे लोन दे रहे हैं, इतना टर्म्स है, इतना रीपेमेंट है, इतने डेट कोवेनेंट्स है। डेट कोवेनेंट्स इन सिंपल लैंग्वेज की कंडीशन है इस लोन को लेने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंडीशंस पढ़ी होगी, लेटर ऑफ सैंक्शंस ये सब मंगवाया होगा, फिर अप्रूवल लगी होगी कि यस वी कैन टेक दिस लोन ऑन द डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे ही होगा फिर उसके बाद बैंक ने डिसबर्स किया होगा लोन को, तो वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो ये क्या है, मेरा वॉक थ्रू ऑफ ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मैंने परचेज के साथ साथ तुम्हें थोड़ा सा लोन ट्रांजेक्शन का भी क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। तो ये क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू टेस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या आ जाएगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ट्रेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट।
देन वी हैव, अब ये चीज भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पस। मैंने तुम्हें बताया कि इंक्वायरी क्या है, जस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, गैदर किया। वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट हमने कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, कुछ नहीं इंस्पेक्ट किया, तो इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इंक्वायरी शुड बी परफॉर्म्ड विद द इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, तो ही ये क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज इंक्वायरी अकेले करेंगे तो आजकल तो इंसान के बोल भी सच नहीं होते, ठीक है, ये जो भी डायलॉग होता है मुझे नहीं पता। तो इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पस। अब आगे हम थोड़ा सा आप नोट पे चलते हैं, इसी चीज को समझते हैं, वाई इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब आप बोलोगे दीदी आप तो एक एक लाइन को बहुत डिटेल में बता रहे हो, तो वो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने डाउट पूछा था। जिसको पता है वो बंद कर सकते हैं वीडियो, जिसको और समझना है तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। वाई इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ लिखा है, अब जैसे आपको पता है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट में एक आइटम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, कैश इन हैंड भी होता है, राइट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होती है जिसकी मैच्योरिटी विद इन 3 मंथ्स होना होता है, तो वो मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, मेरा एक आइटम होता है बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट में क्या रहेगा कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है, राइट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी क्या है, मेरा रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा है, लास्ट अमाउंट है, वेदर इट इज मैचिंग टू दी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो बैंक बना रही है, ठीक है। तो अब अगर उसमें कुछ मिसमैच है, जैसे कि हमने 11th क्लास में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें चेक